वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी वर डिस्कसिंग सेकेंड ईयर बायोलॉजी। उसी के साथ हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक ऐसा बायोलॉजी के अंदर प्रोसेस है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्पीशी जो है, कोई भी स्पीशी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं और वो जो ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट जमा होती रहती हैं और फिर एक स्पीशी जो है वो एक टोटली डिफरेंट स्पीशी बन जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं, इंसान, वो बंदरों से बने हैं, तो इसका क्या है, एवोल्यूशन कहती है कि ये ह्यूमंस जो थे वो पहले आपके पास जो स्पीशी थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई, वो जो चेंजेस थी वो जमा होती रहीं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इंसान होमोसैपियंस आ गए। अब की कॉन्सेप्ट ये है एवोल्यूशन का कि एवोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल प्रोसेस कि हमें जो देखने से नज़र आ रहा है, ये सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस नहीं है। देखने में चेंजेस नहीं आई, बल्कि चेंजेस आई हैं किस लेवल पे, चेंजेस आई हैं डीएनए के लेवल पे। डीएनए के लेवल पे, अब डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल जो कि इनहेरिटेड मटीरियल है, जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट कर रहा है। तो डीएनए हमारे पास वो हेरिटेबल करेक्टर्स, जो ट्रेड्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करता है। तो वो इसी तरह से जो डीएनए के लेवल पे तब्दीलियाँ आती हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो जाती हैं। इस तरह वो जनरेशन टू जनरेशन तब्दीलियाँ ट्रांसफ़र होती रहती हैं और एक जगह जमा हो जाती हैं और एट दी एंड एक नई जो है वो हमारे पास ये स्पीशी बना देती हैं। दैट वाज द की कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ में हम डार्विन का वॉयज का जो ट्रैवल है वो देखेंगे। वॉयज मीन्स उसका जो बहरी सफ़र था 5 साल का। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो एविडेंसेस हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी को, जो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को प्रूव करती हैं कि वाकई में दुनिया के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। अब सबसे पहले एवोल्यूशन की अगर डेफिनेशन देखें, विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, कि ये क्या है आपके पास, इसमें एवोल्यूशन इज़ दी चेंज इन हेरिटेबल ट्रेड्स। आपकी जो हेरिटेबल ट्रेड, ऐसी ट्रेड्स जो ट्रांसमिट हो सकती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसमें जो चेंजेस आती हैं पॉपुलेशन ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन में उसके डीएनए के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एंड पे आपके पास जो एक नई स्पीशी बनती है, ये एवोल्यूशन के प्रोसेस से बनती है। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल चेंजेस इन करेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और लाजमी तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ कंपल्सरी कि जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो भी ग्रेजुअल चेंजेस एवोल्यूशन के प्रोसेस में आ रही हैं, दैट शुड बी नेसेसरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर ही आपके पास जो है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस का की एसेंस जो है वो क्लियर होता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो स्पेसिएशन से मुराद ये है कि अगर एक जगह पर पहले एक ही इस एरिया में एक स्पीशी रह रही थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ उस एरिया में कोई दरमियान में जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, आधी जो है वो स्पीशी इधर रह गई, एक ही स्पीशी थी जो पहले, वो आधी इधर रह गई। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट और है, यहाँ पे इन्वायरमेंट और है। ये इधर मौजूद जानदारों ने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को वक्त के साथ जो है इन्होंने अडेप्ट कर लिया और अडेप्ट करने के बाद नाउ दे हैव बिकम अ टोटली डिफरेंट स्पीशी, और इससे डिफरेंट हो गए क्योंकि ये इस इन्वायरमेंट में रहते हुए इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अडेप्टेशन वक्त के साथ साथ जो कि एवोल्यूशन का बायस बनती है, एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, बायोलॉजिकल दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। और इसीलिए तो ये स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है कि जो स्पीशीज़ पहले एक जगह पे रह रही थी, जैसी वो सेपरेट होती हैं, तो कुछ साल गुजरने के बाद, 100 ईयर्स गुजरने के बाद, ये एक डिफरेंट स्पीशी बन जाती है, ये एक डिफरेंट स्पीशी बन जाती है। इसको हम स्पीशी ए कहेंगे, इसको हम स्पीशी बी कहेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही स्पीशी से दो स्पीशीज का बन जाना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। और ये आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एवोल्यूशन क्या है। अगर आपके जो हेरिटेबल ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और ओवर द जनरेशन कोई तब्दीलियाँ जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं और वो तब्दीलियाँ डीएनए के लेवल पे होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है यही बायस बनता है स्पेसिएशन का, और एक स्पीशीज़ से आगे जो फर्दर स्पीशीज़ बनती रहती हैं। अब डार्विन का हिस्टोरिक वॉइस देखें तो यहाँ पे आपके पास वर्ड मैप है। वर्ड मैप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ कौन सा एरिया है। ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इसी तरह से यहाँ पर यूरेशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है।
ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी एचएमएस बीगल कहाँ से कहाँ किस तरह से ट्रैवल की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गैलापैगोस आइलैंड। यहाँ पे जो अंडरलाइन ऑलरेडी किए हुए हैं मैंने, वो गैलापैगोस आइलैंड, यहाँ पे मौजूद फिंचेस को उसने ऑब्जर्व किया था। उसका 5 साल की उसकी ये जर्नी थी, उसने नेचुरलिस्ट के तौर पे ऑब्जर्वेशन की और वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, और वो डाटा जो उसने कलेक्ट किया था उसकी बुनियाद पे उसने आके अपनी थ्योरी को फाउंड किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये तो था डार्विन की ऑब्जर्वेशंस के बारे में। उसकी की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अगर आप लोगों की बुक से देखी जाएं, यहाँ पर उन्होंने चैट जीपीटी ने बनाते हुए स्लाइड्स को वर्डिंग को थोड़ा चेंज किया, और मैं चाहती हूँ कि आप एज इट इज़ उसको अपनी बुक से करें। तो बुक पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसने कौन कौन सी उसने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन है यूनिक स्पीशी। उसने जब देखा, उसने गैलापैगोस आइलैंड पे देखा, वहाँ पे गैलापैगोस आइलैंड पे भी जो था वो एक सेंटर था और बाकी उसके जो रीजन्स, उसके किनारे थे। हर इन्वायरमेंट में हर तरफ लोकल के हिसाब से वहाँ पे जो थी वो यूनिक स्पीशी पाई जाती थी। कहीं पे यूनिक स्पीशी थी, अब देखें ना, जहाँ पे वो यूनिक स्पीशी सीड खा रही होगी तो वो सीड के मुताबिक अपनी बीक जो है वो उसको इवॉल्व कर लेगी। जो कैक्टस खा रही थी, प्लांट कैक्टस खा रही थी, वो कैक्टस के हिसाब से अपनी बीक को मॉडिफाई कर लेगी। जो इंसेक्ट को खाती है वो इंसेक्ट के हवाले से अपनी बीक को मॉडिफाई कर लेगी। तो उसने ऑब्जर्व किया, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी यूनिक स्पीशी, कि हर जो आपका रीजन है, हर डिफरेंट आइलैंड पे डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ थी। और उसके बाद उसने नोट किया, सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी थी वेरिएशन इन द सेम स्पीशी, कि सेम स्पीशी थी, उसी की जो आपकी कॉमन एंसेस्टर उसके सेम ही थे, और कॉमन एंसेस्टर से वो जो है वो फर्दर किस तरह से ये उसकी सेम स्पीशी थी और कॉमन एंसेस्टर से ही उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। तो वेरिएशन इन द सेम स्पीशी, डार्विन ऑब्जर्व्ड वेरिएशन अमंग स्पीशीज लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। उसने नोट किया कि किस तरह से सेम स्पीशी ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को बदल लिया। तो इसका मतलब है कि स्पीशीज़ के अंदर, एक ही सेम स्पीशीज़ के अंदर जो हैं वो वेरिएशन आती रहती हैं। सेम के लिए हम यूज़ करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, के स्पीशी के अंदर जो हैं वो तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहती हैं। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन थी बीक ऑफ फिंचेस। उसने देखा कि फिंचेस की जो बीक है गैलापैगोस आइलैंड पे, उसने नोटिस किया कि वो उनकी जो फिंचेस की बीक है वो डिफरेंट है। जो जिस तरह की खुराक खा रही है उसकी फिंचेस की बीक जो है, बीक मतलब उसकी चूंच उसी की तरह की हो जाएगी। फॉसल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इसके अलावा उसने ऑब्जर्व किया कि आजकल के जो मॉडर्न एनिमल्स हमारे पास पाए जाते हैं उनको, उनकी जो फॉसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं इंसेस्ट्रल से। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बुक पे मिसाल दी हुई है वेल की, कि वेल की जो टिनी लेग्स बोन्स थी जो कि नीचे हम लोगों को फॉसल्स में मिली हैं कि उसकी टिनी लेग्स बोन्स होती हैं, वो आज भी हैं। और वो किस तरह से वो वेल्स को एवोल्यूशन, मतलब हम लोगों ने एवोल्यूशन के प्रोसेस में वो वेल्स की जो हैं वो वहाँ पे इसी तरह से टिनी बोन्स हैं। लेकिन वो क्या करती हैं कि ओवर द जनरेशन उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन अभी भी उसका जो पावरफुल क्लूज टू द वेल एवोल्यूशनरी पास, दे आर लाइक फॉसल्स इनसाइड द बॉडी। अभी वो क्या है कि उस तरह से वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन आज की जो मॉडर्न वेल्स हैं उसमें वो जो उसकी क्लूज हैं, उसके जो फीट्स हैं वो उस तरह से मॉडिफाई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसके एंसेस्टर्स में मौजूद हैं तो ये बताती है कि आज की जो स्पीशीज़ हैं वो पुरानी स्पीशीज़ से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। तो इसका ये एक उसकी जो थी वो ऑब्जर्वेशन थी कि आजकल की मॉडर्न स्पीशीज़ जो हैं वो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से मिलती हैं। और उसने वो सारी ये जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, इसकी बेस पे उसने एक बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी इन 1859, और इसी बुक के अंदर उसने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो दैट वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। ये जो किताब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, बिकॉज ये बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन करती है, विच वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब आपने यहाँ पे एमसीक्यूज इसको अच्छे तरीके से कर लेना कि ये बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशी किस साल में जो है पब्लिश हुई, 1859 में। बाकी जो डार्विन की ऑब्जर्वेशन है दैट आर वेरी सिंपल, कि एक ही इलाके में रहने वाली स्पीशीज़ जो हैं वो यूनिक होती हैं, और एक ही स्पीशी जो है वो उसके अंदर वेरिएशंस भी आ सकती हैं, और बीक ऑफ फिंचेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और फॉसल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, जो इंसेस्ट्रल एनिमल्स हैं उनके फॉसल्स आज के मॉडर्न एनिमल्स से मिलते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग्स को आप लोग याद करने के लिए एक एक्रोनियम बना सकते हो, यूवी बेस्ट फ्रेंड।
अल्ट्रा वायलेट बेस्ट फ्रेंड यूवी, यूनिक का यू ले लें, वेरिएशन का वी ले लें, बी का बी ले लें और एफ फॉसिल्स का एफ ले लें। यू वी बी एफ ये इसकी यूनिक ऑब्जर्वेशंस थी जो डार्विन ने जो है वो अपने पूरे प्रोसेस में की हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही उसने फर्दर जो है वो अपनी फिर थ्योरी दी है। यहाँ पे उसने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है केस स्टडी में, स्लाइड्स में, कि किस तरह से गैलापागोस की फिंचेस की बीक जो है वो डिफरेंट है। हम ऑलरेडी बुक पे डिस्कस कर चुके हैं। और फॉसिल्स के किसने देखा कि मॉडर्न जो फॉसिल्स हैं, जैसे इसने आपकी बुक पे अगर वेल की मिसाल दी है तो स्लाइड्स में इसने बड़ी अच्छी मिसाल डाली है कि ह्यूमन की, अगर ये जो आजकल ह्यूमन की आ रही हैं तो ये जो पुराने हैं उनके फॉसिल्स और इनके फॉसिल्स में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। तो उस रिजेम्बलेंस की बेस पे हम कह सकते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व की हैं, बट क्योंकि रिजेम्बलेंस अभी भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो इन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। तो आपने इसको ट्रिक से याद रख लेना है, यू वी बी एफ। तो वेरिएशन सबसे पहले तो यूनिक स्पीशीज़ लाजमी होती हैं हर हैबिटेट में, उसके बाद स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन आना इज़ वेरी नेचुरल, और उसके अलावा बीक ऑफ फिंचेस, बीक उनकी चूंच मुख्तलिफ होती है, और लास्ट पे जो है वो फॉसिल एविडेंस। दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि डार्विन की ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एज वेल।